हेलो फ्रेंड्स, लाइफ ऑन अर्थ चैनल में वेलकम, स्वागत है। तो आज हम शब्द शक्ति पढ़ेंगे। शब्द शक्ति तो एक क्लास हो चुकी है, तो एक क्लास तो हमने कर चुके। इसमें क्या बताया, शब्द शक्ति के बारे में बताया है कि कमल खिल रहा है, इस वह कमल मुखी है, इस टाइप के कि शब्द शक्ति क्या है। और फिर शब्द शक्ति की परिभाषा और शब्द शक्ति के भेद, उपभेद, स्पष्टीकरण ये सब पढ़ा चुके हैं। तो अभिधा, वाच्यार्थ, लक्षणा, व्यंजना ये भी 3 प्रकार होते हैं, तो ये भी बताया है। और व्यंजना शक्ति के भेद, अभिधा मूला है और लक्षणा मूला शब्द है। तो लक्षणा शक्ति के भेद यहाँ तक बता चुके हैं। तो फिर अब अभिधा के बारे में पढ़ेंगे। अभिधा वाच्यार्थ होता है शब्द शक्ति। अभिधा को ये याद रखना है कि अभिधा को वाच्यार्थ पर आधारित होता है, मतलब वाक्य पे, वाच्यार्थ मतलब वचन पे, तो वाच्यार्थ हुआ। और लक्षणा लक्ष्य पे आधारित होता है। व्यंजना व्यंजन पे, व्यंग्यार्थ होता है। व्यंजना व्यंग पर आधारित होता है। तो परिभाषा देखते हैं। अभिधा शब्द शक्ति, तो जिस शब्द शक्ति द्वारा मुख्य अर्थ का प्रत्यक्ष बोध होता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। तो शब्दकोश में दिए गए या व्याकरण द्वारा समर्थित अर्थ है, तो वो अर्थ का पुरुष है, वही अर्थ शब्दकोश में दिया है, वही लोक में प्रसिद्ध है। परंतु कभी कभी स्पष्टीकरण के अनुसार मुख्यार्थ और वाच्यार्थ से तात्पर्य सामान्यतः लोकप्रियता है। लोक प्रति शब्द के एक से अधिक अर्थ के भी शब्दकोश में दिए होते हैं और लोक में भी प्रचलित होते हैं। तो उसमें कौन सा अर्थ ग्रहण होता है तो देखते हैं। प्रसंग निर्भर करता है। तो कविता सुनने में रस आ गया और उससे मधुर रस प्रिय है, तो उसे मधुर रस प्रिय है और कविता सुनने में रस आ गया, तो दोनों में रस है। लेकिन कविता सुनना तो एक इसका अर्थ अलग है, कविता सुनने का रस है। और मधुर रस तो ये खाने पीने इस संबंधी है, अनेकार्थ। तो खट्टा मीठा इस तरह से जो रस, नमकीन ये होता है, बोध होता है, तो उसमें मधुर रस है। और कविता सुनने में जो रस आया तो ये है, तो इसका एक शब्द का अनेक अर्थ, मतलब 2 अर्थ हो रहा है, तो इसलिए ये अभिधा शक्ति में आएगा, ये याद रखना है। फिर ये उसे मधुर, फिर इससे समझते हैं कि होने से पहले वाक्य में काव्य रस आनंद का द्योतक है, जो दूसरे में स्वाद संबंधी। इन 2 वाक्यों में रस शब्द या दो बार प्रयोग हुआ है। रस अनेकार्थी शब्द है, बोध कहलाता है। तो ये है प्रसंगों के आधार पर देखते हैं ये क्या है। पर निकलते ही कविता में अभिधा शब्द शक्ति का उदाहरण ये बिहारी के प्रसिद्ध दोहे से दिया गया है। तो बिहारी के प्रसिद्ध दोहे से हम समझ सकते हैं रस का। तो कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार, ये खाए बोरात है जग वो पाए बोराय। तो ये कनक, इसमें कनक के 2 शब्द अर्थ हैं। तो एक कनक मीन्स धतूरा होता है, एक कनक मीन्स सोना होता है। तो इसका प्रसंग ये है। तो एक ही शब्द है और लेकिन अर्थ 2 है। तो जो वो सोना पा लेता है तो वो भी बौड़ाता है, और जो खा लेता है वो भी बौड़ाता है, इस टाइप से। तो ये दोनों अर्थ का संबंध है, अर्थ सम्मत है, तो लोक प्रचलित है ये। अतः यह शब्द भी अभिधा शक्ति है। तो इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि यह शब्द अभिधा शब्द शक्ति है। तो अभिधा शब्द शक्ति में वाच्यार्थ ग्रहण किया जाता है, अर्थात इसमें वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। इनके 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। तो एक रूढ़ यौगिक होता है, रूढ़ शब्द अभिधा, और यौगिक रूढ़ और योग रूढ़। तो फिर रूढ़ के बारे में जानते हैं कि क्या है रूढ़। रूढ़ शब्द वे हैं जिन शब्दों में कोई व्युत्पत्ति नहीं होती
और विपणन के अव्यय से टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे गेहूँ, चना, गुलाब आदि, इनके टुकड़े नहीं किया जा सकता। ये तीनों ही शब्द ऐसे हैं जिनकी ना तो व्युत्पत्ति संभव है और ना ही इनके खंडित किया जा सकता है। गेहूँ एक अन्य विशेष के लोक के में रूढ़ हो गया है इस प्रकार, तो इसलिए गेहूँ को चना या चना को गेहूँ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक ही दोनों अलग अलग अपना रूप लिए हुए हैं। तो कमल शब्द भी रूढ़ की कोटि में आएगा। गुलाब को कमल या कमल को गुलाब नहीं कहा जा सकता। तो इस प्रकार ये है रूढ़, जिसका मतलब खुद का जो स्वयं है वही रहता है, उसका रूप नहीं बदलता है, तो यही रूढ़ हुआ। तो ये ध्यान में रखना है रूढ़ में क्या है, तो एग्जाम में आ जाएंगे। रूढ़ शब्द को पहचानिए। तो जिसका शब्द नहीं अब दिया होगा, गेहूँ, चना, गुलाब और अन्य कोई और भी दे दिया होगा, तो फिर ये ध्यान रखना है। तो इसलिए डिटेल से पढ़ा जाता है कि, तो फिर आगे का देखते हैं। यहाँ तक देखा, फिर दूसरे यौगिक शब्द का देखते हैं। तो यौगिक शब्द में क्या है, यौगिक शब्द का देखते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग पुष्पों के लिए पहले रूढ़ हो चुके हैं। शब्द रूढ़ शब्द का ही अर्थ रूढ़ि द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो यौगिक के बारे में देखते हैं। यौगिक शब्द का देखते हैं। शब्द जिनमें योग या शब्द के मेल हैं, जिनके अवयव किए गए हैं, किए जा सके हैं, ये दोनों शब्द मेल से बनते हैं। जैसे कि सुधाकर, हिमालय, इन शब्दों में दो अवयव हैं, तो दो मिलकर बना है सुधा, और हिम धन आलय, हिमालय। तो इसका देखते हैं संधि विच्छेद क्या है। सुधाकर अर्थात अमृत, सुधा मीन्स अमृत होता है, और की किरणों वाला है। सुधाकर तो सुधा की किरणों वाला है, और हिम धन आलय तो हिमालय आलय, हिम धन आलय तो ये बर्फ का आलय है। तो ये घर है, आलय मीन्स घर, और हिम मीन्स बर्फ। तो इसी प्रकार हम कमल शब्द भले ही रूढ़ हो, लेकिन उसके पर्यायवाची शब्द तो पंकज, सरोज, ये सब तो हैं। पंकज, सरोज, नीरज, इस प्रकार से हैं। तो योग, क्योंकि इनके शब्द हैं, तो निर्माण दो शब्दों के योग से हुआ है। इसे पंकज, पंक से जन्मा पंकज होता है। पंकज का अर्थ क्या होता है जान लीजिए, कि पंख से जन्मा। सरोज सरोवर से जन्मा, सरोवर। नीरज जन्मा, नीरज तो नीर मीन्स पानी से जन्मा। तो भूपति, भू से भू नरेश होता है, भूपति आदि, इस प्रकार के यौगिक शब्द हैं। तो ये है, तो यौगिक शब्द हैं। जो यौगिक क्या हुआ, दो शब्दों के मेल से जो बना होता है वह ये यौगिक होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं। इसी प्रकार ये योग रूढ़ वे शब्द हैं जिनमें यौगिक शब्दों के समान अवयवों के समुदाय के अर्थ से बोध होता है, परंतु साथ ही वे शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ या प्रसिद्ध भी हो सकते हैं। अतः मुरलीधर शब्द को ही लें, तो यह मुरलीधर शब्दों में बना है, जिनका अर्थ है मुरली को धारण करने वाला, किंतु यह किसी भी मुरली धारण करने वाले के लिए प्रयुक्त नहीं है। वह केवल कृष्ण जी के बारे में है, श्री कृष्ण जी के बारे में प्रयुक्त है, तो कृष्ण के लिए रूढ़ है। इस प्रकार पंकज शब्द तो कीचड़, पंख मीन्स कीचड़ होता है, जिनमें जन्मे, तो मेढक और सिंघाड़ा ये आदि के भी है, लेकिन ये विशेष जो हैं पंकज, तो कमल को ही लिया जाएगा, जो विशेषता प्रदान करते हैं, जो खास होते हैं। जैसे कि श्री कृष्ण खास हैं, तो उनके बारे में ही बोला जाता है। और कमल के अर्थ का बोधक रूढ़ ही है। तो शब्द अब देखते हैं, शब्द के भेद क्या है।
शब्द के भेद देखते हैं। जातिवाचक भेद, गुणवाचक, क्रियावाचक और यादृच्छिक वाचक। तो ये देखते हैं। तो जातिवाचक शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो किसी समूह अर्थबोध, जैसे गाय, बालक, नगर, ये शब्द सभी बालकों, गायों और नगरों के बारे में है, सभी गायों के बारे में है, सभी बालकों के बारे में है, तो ये जाति हुआ। और गुण तो किसी खास गुण, अच्छाई बुराई का बोध होता है, तो उससे होता है, जैसे मीठा, खट्टा, दुष्ट, लंबा, ये सब। क्रियावाचक जो कार्य के लिए होता है, काम करने के लिए होता है, तो इस प्रकार होता है, बैठना, दौड़ना, युद्ध, बरसना आदि, ये सब वर्षा। यादृच्छिक शब्द, तो यादृच्छिक शब्द क्या है? तो इन शब्दों का कोई निश्चित अथवा कोश या व्याकरण सम्मत अर्थ नहीं होता। ये सम्मत है, व्याकरण सम्मत। इन शब्दों का अपनी इच्छा के अनुसार निश्चित अर्थ में प्रयोग करते हैं। तो जैसे चरित्रहीन के लिए लफंगा, मूर्ख आदि अटपटे शब्द जो होते हैं वह यादृच्छिक वाचक होता है। जो अटपटे शब्द होते हैं, जो ऐसे होते हैं ना, चरित्रहीन, लफंगा, मूर्ख, अटपटे वेश वाले, और फजली, ढोंग, ये सब जो ऐसे शब्द होते हैं ना, और झोंपा, इस प्रकार और भी जो विकृत शब्द होते हैं, मान लीजिए ये यादृच्छिक निश्चित स्थानों में प्रचलित होता है, तो इसे ही कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इतना हुआ आज। दूसरे क्लास में भी आज इतना तक रखते हैं, फिर समझ में नहीं आती है ज़्यादा करने से। पर देखने को तो बहुत सारा देख लेते हैं, लेकिन ये दिमाग में रहना भी चाहिए। तो फिर ये थोड़ा बड़ा है और बड़ा विस्तृत इसलिए समझ रहे हैं कि एग्ज़ाम में आजकल कहीं से भी आ रहा है, तो पूरा एक बार देखा हुआ रहेगा और समझा हुआ रहेगा, तो हम एग्ज़ाम में लगा सकते हैं, ऑप्शन सही लगा सकते हैं। तो इसलिए तो फ्रेंड्स, यदि क्लास अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। एक चला गया, फिर ये लास्ट में है, वो कहाँ चला जाता है। आया।